एन इलेक्ट्रिक जनरेटर कंसिस्ट्स ऑफ 100 टन्स ऑफ वायर। कितने टन्स हैं इसमें? टोटल नंबर ऑफ टन्स ये हैं 100 ऑफ वायर फॉर्म्ड इनटू रेक्टेंगुलर लूप। उस लूप की डायमेंशंस बताई हैं 50 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर। यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एरिया बताया हुआ है, उसका लूप का एरिया बताया है 50 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर। बाय का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना? 50 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर। और अगर इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें तो जरा आसान हो जाएगा। 0.5 मीटर्स मल्टीप्लाई 0.3 मीटर्स, और मल्टीप्लाई करने से क्या बनेगा? 5 3 15, 0.15 मीटर्स बन जाएगा। आई थिंक सो, कर लीजिएगा चेक। अच्छा, ये एरिया हमारे पास आ गया, मीटर स्क्वायर, सॉरी एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर। कहते हैं इट इज प्लेस्ड एंटायरली इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमें बता दी है, कितनी मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखा गया? 3.5 टेस्ला। 3.5 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ प्रोड्यूस्ड? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ प्रोड्यूस्ड ये फाइंड करें। ई मैक्स is produced when the loop is spun at 1000 revolution per minute। लूप को 1000 रेवोल्यूशन पर मिनट की स्पीड से रोटेट करवाया जा रहा है, 1000 रेवोल्यूशन पर मिनट की स्पीड से स्पिन करवाया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है ये हमें बताई जा रही है एंगुलर वेलोसिटी, स्पिनिंग वेलोसिटी, ओमेगा की वैल्यू बताई जा रही है, ठीक है? तो ये ओमेगा कितना बता दिया हमें? ओमेगा इज 1000 रेवोल्यूशन पर मिनट। अच्छा जी, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। लें जी, हमें फाइंड करनी है मैक्सिमम ईएमएफ जो इंड्यूस होगी इस केस में। फार्मूला उसका हमें पता है ना, क्या होता है मैक्सिमम ईएमएफ का फार्मूला? अगर आपको याद हो तो स्क्रीनशॉट्स देख लीजिएगा। ये होता है एन ओमेगा ए बी, नवाब, ठीक है? वैसे तो ई का तो ये फार्मूला था ना, ई इज इक्वल टू नवाब साइन थीटा, ये था। और मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? डिटेल से वहां पे मैंने बताया था कि ई की वैल्यू मैक्सिमम तब होगी कि जब साइन थीटा अपनी मैक्सिमम वैल्यू दे दे। और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1, जो कि 90 डिग्री पे होती है। तो जब साइन थीटा 1 बनेगा तो ओवरऑल ये बन जाएगा एन ओमेगा ए बी। सो ई मैक्सिमम इज एन ओमेगा ए बी। अब हमें चाहिए नंबर ऑफ टर्न्स जो कि मौजूद है, हमें चाहिए एरिया जो कि मौजूद है, हमें चाहिए मैग्नेटिक फील्ड जो कि मौजूद है, हमें चाहिए ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। मौजूद तो है लेकिन एस आई यूनिट में नहीं है। ओमेगा का एस आई यूनिट क्या होता है? रेडियन पर सेकेंड। क्यों? ये होता है ना ओमेगा थीटा डिवाइडेड बाई टी। तो थीटा का यूनिट क्या होता है? थीटा का यूनिट एस आई यूनिट होता है रेडियंस, और टाइम का एस आई यूनिट होता है सेकंड। तो ओवरऑल क्या बना? रेडियन पर सेकंड इसका एस आई यूनिट बना। तो रेडियन पर सेकंड में ये होना चाहिए, हमारे पास ये रेवोल्यूशन पर सेकंड में है। तो कोई बात नहीं, हम इसको रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखें जरा, ये 1000 ऐसे ही लिखा। रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन कितने रेडियंस के इक्वल होता है? 1 रेवोल्यूशन, यानी एक पूरा चक्कर। तो 1 रेवोल्यूशन कितने रेडियंस के इक्वल होता है? तो 1 रेवोल्यूशन जो होता है दैट इज 2 पाई रेडियंस। एक रेवोल्यूशन 2 पाई रेडियंस के इक्वल होता है। जरा पूरा एक चक्कर जो है 360 डिग्री का होता है ना, और रेडियन में हम देखते थे तो 2 पाई रेडियन का होता था। तो इसका मतलब है 1 रेवोल्यूशन जो है वो 2 पाई रेडियन के इक्वल है। तो इसलिए रेवोल्यूशन की जगह मैंने लिख दिया मल्टीप्लाई, रेवोल्यूशन की जगह लिख दिया 2 पाई। नीचे मिनट है तो मिनट की जगह क्या लिखेंगे? 60 सेकेंड्स, तो ये लिख दिया 60। अब इसको कैलकुलेट कर लें जो भी आता है, ठीक होगा? ये सारी वैल्यूज उठा के यहाँ पे पुट कर दें तो देख लें एन की जगह क्या आ जाएगा? 100। ओमेगा की जगह मैं डायरेक्टली ये पूरे का पूरा ही उठा के लिख रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्या वैल्यू आएगी, इसको चेक कर लीजिएगा। 1000 मल्टीप्लाई 2 पाई डिवाइडेड बाई 60, ये है ओमेगा की वैल्यू, मल्टीप्लाई एरिया, मल्टीप्लाई एरिया कितना है? एरिया है 0.15 मीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? 3.5। बस अब आपने कैलकुलेट ही करनी है कैलकुलेटर से, अब आपके लिए कोई बड़ा मसला नहीं है। इसका लेने स्क्रीनशॉट, कोई मसला है तो पूछ लें। एग्जाम्पल नंबर 14.4, एग्जाम्पल नंबर 14.4 देखें जी इसको। एन एसी मोटर, ये एसी मोटर वाला बैक ईएमएफ वाला जो टॉपिक था, एसी मोटर डीसी मोटर दोनों का, उससे रिलेटेड ये एग्जांपल है। एन एसी मोटर हैज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओहम।
मोटर की इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है, 4 ओहम्स की इसकी रेजिस्टेंस है। व्हेन पावर्ड बाय 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई, वो जो एसी जो सप्लाई जो एसी सप्लाई है यानी एसी करंट जो प्रोवाइड किया जा रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी बताई हुई है 50 हर्ट्ज। ठीक है। सप्लाई ऑफ पीक वोल्टेज, कितनी वोल्टेज प्रोवाइड की जा रही है बाहर से, 120 वोल्ट बाहर से प्रोवाइड की जा रही है वोल्टेज। इट ड्रॉज अ पीक करंट ऑफ 5 एम्पेयर, कितना करंट ये ड्रॉ करती है, ये करती है 5 एम्पेयर का करंट। व्हाट इज द पीक बैक ईएमएफ, तो कहता है अब बैक ईएमएफ कैलकुलेट करके बताएं। बैक ईएमएफ मींस इंड्यूस्ड ईएमएफ, डिटेल से हमने इस चीज को डिस्कस किया था। क्या होती है बैक ईएमएफ, वही मोटर की रोटेशन के दौरान जो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होना शुरू हो जाती है, वो ईएमएफ के जो एक्सटर्नल करंट के ऑपोजिट करंट प्रोड्यूस करती है, दैट्स व्हाई दैट ईएमएफ वाज कॉल्ड बैक ईएमएफ। तो ओरिजिनली होती है इंड्यूस्ड ईएमएफ ही है। ठीक है, तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ हमने फाइंड करनी है। दूसरे नंबर पे कहते हैं व्हाट इज द पीक पावर डिलीवर्ड टू द मोटर बाय एसी सप्लाई, कितनी पावर बाहर से उसको डिलीवर की जा रही है मोटर को, तो हमने फाइंड करनी है पावर डिलीवर्ड, डिलीवर्ड पता नहीं जो भी स्पेलिंग है देख लीजिएगा, पावर डिलीवर्ड हमने फाइंड करनी है। अच्छा मजीद, व्हाट इज द पीक रेट ऑफ एनर्जी लॉस इन द मोटर, मोटर में कितना एनर्जी लॉस आएगा, व्हाट इज द पीक रेट ऑफ एनर्जी लॉस। अच्छा, रेट ऑफ एनर्जी लॉस का क्या मतलब है, अब ये इसने बात घुमा के कर दी है। रेट ऑफ एनर्जी लॉस का क्या मतलब है, रेट ऑफ एनर्जी लॉस का मतलब है एनर्जी पर यूनिट टाइम। रेट ऑफ एनर्जी लॉस एनर्जी पर यूनिट टाइम, और एनर्जी पर यूनिट टाइम असल में क्या होती है, ये पावर ही तो होती है, और ये क्या चीज होती है, पावर का यही फार्मूला था ना, 9th क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं, वर्क पर यूनिट टाइम। जबकि वर्क और एनर्जी इक्विवेलेंट होते हैं, तो वर्क पर यूनिट टाइम कहें या एनर्जी डिलीवर्ड पर यूनिट टाइम कहें, बात एक ही है। तो अब यहाँ पे यहाँ पे जो इसने कहा हुआ है कि व्हाट इज द पीक रेट ऑफ एनर्जी लॉस, तो रेट ऑफ एनर्जी लॉस एनर्जी पर यूनिट टाइम, यानी यहां भी हमें पावर ही पूछी गई है, बट कौन सी पावर, रेट ऑफ एनर्जी लॉस, यानी पावर लॉस जो आ रहा है वो फाइंड करना है, मोटर के अंदर जो पावर लॉस आ रहा है वो फाइंड करना है। एक पावर डिलीवर्ड फाइंड करनी है और दूसरा पावर लॉस फाइंड करना है। आई समझ बात की। अच्छा, अब जरा कैलकुलेट करते हैं इनको बारी बारी। सबसे पहले देखें, सबसे पहले देखें इंड्यूस पावर हमने कैलकुलेट करनी है। तो हमने क्या देखा था जब हमने डेरिवेशन की थी बैक ईएमएफ की, हमने देखा था कि ये बैक ईएमएफ जो होती है, ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है, ये किसके इक्वल होती है, ये होती है एक्सटर्नल वोल्टेज ऑफ बैटरी माइनस आई आर, यानी जितना करंट मोटर में फ्लो करेगा मल्टीप्लाई मोटर की जो अपनी रेजिस्टेंस है। अब जरा कैलकुलेशन करते हैं, वी की जगह क्या आ जाएगा, वी की जगह आ जाएगा 120, करंट कितना है, करंट है 5 एम्पेयर, रेजिस्टेंस मोटर की कितनी है, वो है 4 ओहम्स। कैलकुलेशन करें तो ये कितनी आ जाएगी, ये आएगी 100 वोल्ट। 100 वोल्ट्स की बैक ईएमएफ यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है। भाई समझ बात की, यस 100 वोल्ट्स की बैक ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है। ये पहली चीज हमने फाइंड कर ली। अब आते हैं नेक्स्ट, पावर डिलीवर्ड के बैटरी नहीं, हमारा जो एक्सटर्नल एसी करंट है वो कितनी पावर सप्लाई करेगा मोटर को। तो देखें मोटर को कितनी पावर सप्लाई होगी, नंबर 2 पावर डिलीवर्ड, तो पावर डिलीवर्ड क्या हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू जितनी हमारे एक्सटर्नल सप्लाई की वोल्टेज है, सॉरी जितनी एक्सटर्नल सप्लाई इसको मोटर को प्रोवाइड की जा रही है, वो एक्सटर्नल सप्लाई मल्टीप्लाई मोटर में जितना करंट फ्लो कर रहे हैं। आगे समझ, पावर डिलीवर्ड इज कि जितनी वोल्टेज उसको डिलीवर की जा रही है, दैट डिलीवर्ड वोल्टेज मल्टीप्लाई जितना करंट उसको डिलीवर किया जा रहा है, आई। अब कैलकुलेशन करते हैं, वी की जगह क्या आ जाएगा 120, आई की जगह क्या आ जाएगा, आई की जगह आ जाएगा 5, और कैलकुलेशन करें तो कितना बन जाता है, ये कितना बनेगा 600 वॉट्स। यस, ठीक हो गया। नेक्स्ट आते हैं नंबर 3। नंबर 3 है पावर लॉस, मोटर में कितना पावर लॉस आएगा इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो कितना पावर लॉस आएगा, अब वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पावर लॉस के लिए क्या करेंगे, पावर लॉस इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, यानी जितना करंट फ्लो कर रहे हैं मल्टीप्लाई जितनी मोटर की अपनी रेजिस्टेंस है, ये हमें पावर लॉस प्रोवाइड कर देगा। तो देखें कितना करंट है, करंट है 5, तो ये बन जाएगा 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस कितनी है, रेजिस्टेंस है 4, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा आंसर 125। 125 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना बनता है, 125 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ओके ठीक है 100 वॉट्स, ये हमारे पास पावर लॉस आ गया। अब देखें पावर डिलीवर्ड और पावर लॉस ये डिफरेंट आए। अब शायद आपके माइंड में क्वेश्चन आए कि
क्या चैप्टर नंबर 2 में जब हमने इस तरह के क्वेश्चंस किए थे, क्या वहां ऐसा नहीं था कि जितनी पावर बैटरी ने प्रोवाइड की है वही सारी की सारी पावर सर्किट में पावर लॉस में जो है चली जाती थी? जितनी पावर बैटरी ने प्रोवाइड की वही हमारे सर्किट की पावर लॉस होगी। तो यहाँ पे ये दोनों पावर्स डिफरेंट क्यों आई हैं कि जितनी पावर मोटर को डिलीवर हुई पावर लॉस उतनी नहीं आ रही बल्कि पावर लॉस कम आ रही है? आप लोग मुझे इसका जवाब दें, ऐसा क्यों है, क्यों पावर लॉस कम आ रही है? तो देखें, ट्रांसफार्मर जो है ऐसी डिवाइस है कि जो वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करवाने के लिए यूज होती है। इट इज अ डिवाइस यूज टू स्टेप अप और स्टेप डाउन द वोल्टेज। अब वोल्टेज को कैसे स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है वो तो बाद में देखेंगे, पहले इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, ये होता कैसे है देखने में और इसका वर्किंग प्रिंसिपल है क्या। उसके बाद हम देखेंगे कैसे ये वोल्टेज को कम या ज्यादा करवाता है। तो देखें जरा, ये असल में होता ये है कि एक सिंपल सी एक फ्रेम होती है, लाइक इस तरह से आयरन की बनी हुई फ्रेम होती है एक, यानी आयरन को कोर मटेरियल के तौर पे यूज किया जाता है। तो ये आयरन की एक फ्रेम है और इस आयरन की फ्रेम के ऊपर दो कॉइल्स बाउंड किए हुए होते हैं। लाइक ये एक कॉइल है इस तरह से, ठीक है, और ये आ गया दूसरा कॉइल। अब ये वाला जो कॉइल है, ये कॉइल यहां पे हम अपनी एसी सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, यहां प्रोवाइड करते हैं हम अपनी एसी सप्लाई, एसी। और ये वाला जो कॉइल है यहां हम लेते हैं अपनी आउटपुट। तो दिस इज आउटपुट कॉइल। ये वाला जहां पे एसी सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं ये है इनपुट कॉइल और दूसरे वाला है आउटपुट कॉइल। अच्छा, जो इनपुट कॉइल है इसको नाम दिया जाता है प्राइमरी का, दिस इज प्राइमरी कॉइल। जबकि जो दूसरे वाला है ये वाला, इसको कहा जाता है सेकेंडरी कॉइल। अब जरा देखें ये वर्क करता कैसे है, वर्क करता किस तरह से है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल है क्या। उससे पहले एक और चीज देख लें कि ये जो कॉइल्स होते हैं ये देखने में यहाँ पे आपको बहुत दूर दूर नजर आ रहे हैं, दूर दूर मैंने खुद ड्रा किए हैं आपको समझाने के लिए। रियलिटी में बहुत क्लोज होते हैं एक दूसरे के, बहुत क्लोज, इस तरीके से जैसे ये मेरे हाथ है ना, इससे भी कम डिस्टेंस, बहुत क्लोज होते हैं। ठीक है, तो रियलिटी में बहुत क्लोज होते हैं, ये इतने दूर दूर नहीं होते जिस जिस तरह आपको ये दिखाई दे रहे हैं। एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ ट्रांसफार्मर। वैसे ट्रांसफार्मर आपने देखे हुए, ये गली की नुक्कड़ नुक्कड़ पे लगे हुए होते हैं जगह जगह ट्रांसफार्मर, वो ब्लैक कलर के जो होते हैं बड़े बड़े खंभों के ऊपर जो लटक रहे होते हैं, वही ट्रांसफार्मर होता है जो कभी कभी फट भी जाता है और पीसेस उसके आगे गिरते हैं, अगर किसी को लग जाए तो अच्छी खासी सीरियस इंजरी होती है और इवन के डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए ज्यादा ट्रांसफार्मर के उसकी सराउंडिंग में खड़ा नहीं होना चाहिए, किसी भी टाइम वो जो है ना वो अपना काम दिखा सकता है। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ, एक छोटा सा एक ट्रांसफार्मर है मेरे पास पड़ा हुआ है, ये सिंपल है, ये देखें, ये है ट्रांसफार्मर, ये रहा ट्रांसफार्मर। अब ये जो आपको नजर आ रहा है ना येलो कलर की, ये येलो कलर का इसके अंदर कॉइल पड़ा हुआ है, उसको बाहर से उसने लपेट दिया है, कवर कर दिया, तो येलो कलर में जो है ये सारे का सारा ये कॉइल है। ये एक कॉइल है एक साइड पे और ये दूसरी साइड पे दूसरा कॉइल है, ये भी आपको येलो कलर में दिखाई दे रहा है। अब देखें, देख लें कॉइल कितने क्लोज है एक दूसरे के, ये देखें ऊपर से इसकी विड्थ कितनी सी है, छोटी सी विड्थ है। तो ये इसके दो कॉइल्स और बहुत क्लोज एक दूसरे के मौजूद हैं। और ये इसकी वायर्स हैं, ये देखें ये एक साइड की वायर्स हैं, यानी ये प्राइमरी कॉइल जो है, ये प्राइमरी कॉइल्स की दोनों वायर्स हैं, ये ब्लू कलर में ये वाली, और दूसरे एंड पे जो है ये सेकेंडरी की दोनों कॉइल्स हैं, ये वाली। यानी एक वायर पे एक तरफ जो है ब्लू वाली जो वायर्स हैं, उन ब्लू वाली वायर्स पे मैंने अपना एसी करंट प्रोवाइड करना है अपने सर्किट के थ्रू, अपने स्विच के थ्रू, और दूसरा एंड जो है वहां से मैं अपना आउटपुट करंट जो है उसको सेकेंडरी से आउटपुट करंट में ले लूंगा। अब ये वाला जो ट्रांसफार्मर है ये मेरा ये है 12 वोल्ट का, ये ऊपर लिखा हुआ है 12 वोल्ट एसी, पता नहीं आप लोगों को नजर आएगा इधर से या नहीं, ये लिखा हुआ है ये 12 वोल्ट एसी। तो ये 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है। इसका मतलब क्या 12 वोल्ट के ट्रांसफार्मर का, इसका मतलब ये है कि इसको जब मैं एक्सटर्नल सर्किट के साथ, एक्सटर्नल स्विच के साथ कनेक्ट करूंगा तो इसको कितना मिलेगा, इसको मिलेगा, एक्सटर्नल स्विच कितना देता है पाकिस्तान में अमूमन 220 वोल्ट जो है ना हमें यहाँ पे आउटपुट मिलती है एसी की। तो 220 वोल्ट में यहाँ पे सप्लाई दूंगा तो दूसरे एंड पे ये मुझे 12 वोल्ट वापस कर देगा, यानी 220 वोल्ट से डिक्रीज करवा के उसको कहां तक ले आएगा, 12 वोल्ट तक ले आएगा। लेकिन देगा एसी, डीसी नहीं। आगे से अगर उस एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है तो आगे एक और होता है ब्रिज रेक्टिफायर, वो चैप्टर नंबर 7 में हम डिटेल से देखेंगे। तो वो ब्रिज रेक्टिफायर लगा के फिर उस एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जाता है। तो बहरहाल ये जो है ये एसी पे ऑपरेट होता है ट्रांसफार्मर। क्या हुआ, क्या सवाल पूछे, मुझे नहीं समझ आई। कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। अच्छा खैर,
तो ये एसी पे ऑपरेट होता है, ये बात अब याद रखनी है, ये डीसी पे ऑपरेट नहीं होता। एक एंड पे एसी सप्लाई देते हैं हम हायर वोल्टेज, दूसरे एंड से ये 12 वोल्ट की एसी ही हमें वापस करेगा। आगे समझ बात की? तो खैर ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। अब आगे देखते हैं इसका वर्किंग प्रिंसिपल। अब वर्किंग प्रिंसिपल इसका क्या है देखें जरा। तो ये बेसिकली मैं आपको बता रहा था कि ये कोयल एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, इसलिए मैंने आपको दिखाया था। तो अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखें जरा। वर्किंग प्रिंसिपल, प्रिंसिपल पता नहीं क्या स्पेलिंग होते हैं प्रिंसिपल के, मुझे नहीं पता, देख लीजिएगा। दो किस्म के प्रिंसिपल होते हैं, PRINCIPL। पता नहीं जो भी होते हैं, देख लें, हमें इससे क्या गर्ज है स्पेलिंग के होते हैं, बड़ा इंग्लिश की क्लास हो रही है कोई। अच्छा खैर देखें, अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल है क्या? इसका वर्किंग प्रिंसिपल है म्यूचुअल इंडक्शन। जी वही म्यूचुअल इंडक्शन जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, बताया भी था मैंने आपको कि यूज होगा म्यूचुअल इंडक्शन। और वो थी क्या म्यूचुअल इंडक्शन, अगर आप लोगों को याद हो तो ये थी कि अगर हम दो कॉइल्स एक दूसरे के क्लोज रखते हैं, एक कॉइल के अक्रॉस अगर हम एक्सटर्नल करंट को चेंज करवाते हैं, ये देखें ये था, दो कॉइल्स थे, ये एक कॉइल और ये दूसरा कॉइल। अब ये जो दूसरा कॉइल है इसको हमने वहां पे भी नाम दिया था सेकेंडरी का, और यहाँ पे हम जस्ट लगाते हैं गैल्वानोमीटर एक्सटर्नल करंट लेने के लिए। और ये जो होता है ये होता है प्राइमरी कॉइल, इसको हम कनेक्ट कर रहे थे किसी सोर्स के साथ, बैटरी के साथ, और ये था रियोस्टेट। और यहां से जब हम स्लाइडर को मूव करवाते थे तो स्लाइडर की मूवमेंट की वजह से इसका करंट चेंज होता था। जब इसका करंट चेंज होता था तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती थी प्राइमरी की, ठीक है ना। तो जब प्राइमरी का करंट चेंज होता था तो प्राइमरी की मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती थी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती थी तो इसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता था। और जब इसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता था तो वही मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी में से भी पास कर रहा है, तो सेकेंडरी के अक्रॉस फ्लक्स की वेरिएशन की वजह से सेकेंडरी में करंट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता था। तो ये जो पूरा फिनोमिना था कि जिसमें प्राइमरी कॉइल के करंट के चेंज की वजह से सेकेंडरी में भी करंट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए, दैट फिनोमिना वाज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक हो गया? रिपीट कर रहा हूं मैं, यहां पे भी यूज होने कि ऐसा फिनोमिना जिसमें प्राइमरी के करंट के चेंज की वजह से, प्राइमरी के करंट के चेंज की वजह से सेकेंडरी में करंट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए, दैट फिनोमिना वाज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। अब इसका भी बेसिक प्रिंसिपल वही है म्यूचुअल इंडक्शन, मतलब कि प्राइमरी में करंट में वेरिएशन आएगी, जब प्राइमरी का करंट चेंज होना शुरू होगा तो ऑटोमेटिकली सेकेंडरी में भी करंट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सेकेंडरी उसके बहुत क्लोज है, सेकेंडरी जो है उसी की मैग्नेटिक फील्ड में मौजूद है। तो जब प्राइमरी के करंट में वेरिएशन पैदा होनी शुरू होगी तो प्राइमरी का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना शुरू हो जाएगा, और वही मैग्नेटिक फ्लक्स क्योंकि सेकेंडरी में से भी पास कर रहे हैं तो सेकेंडरी में मैग्नेटिक फ्लक्स की वेरिएशन आएगी, नतीजे में सेकेंडरी में करंट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। और वो जो करंट सेकेंडरी में प्रोड्यूस हुआ है वो हमारे इस एक्सटर्नल सर्किट में, इस आउटपुट सर्किट में फ्लो करेगा। ये चीज क्लियर हुई आप लोगों को? ये मुझे बताएं पहले। यस सर। अच्छा जी, अब सवाल ये पैदा होता है, सवाल ये पैदा होता है कि प्राइमरी का करंट चेंज कैसे होगा। सवाल पैदा होता है प्राइमरी का करंट चेंज होगा कैसे। तो इसका जवाब है कि प्राइमरी पे हम करंट कौन सा प्रोवाइड कर रहे हैं, एसी करंट। तो एसी करंट तो अभी एसी जनरेटर में हम डिटेल से देख चुके हैं कि वो एसी करंट तो अपना मैग्नीट्यूड बार बार चेंज करवाता है। क्या ऐसा ग्राफ नहीं बना था एसी का? ये देखें जरा, एसी ईएमएफ जो इंड्यूस हुई थी या एसी करंट जो इंड्यूस हुआ था उसका तो ग्राफ ऐसा बना था इस तरह से। ये देखें जरा। अब मुझे बताएं, अगर मैंने इस एक्सिस पे करंट लिया हुआ है, सपोज इंड्यूस करंट लिया हुआ है, इस एक्सिस पे अगर मैंने टाइम लिया हुआ है, तो बाय द पैसेज ऑफ टाइम क्या हो रहा है, करंट जीरो, फिर करते 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 करंट मैक्सिमम, उसके बाद करते 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 करंट फिर जीरो, फिर करंट इंक्रीज होना शुरू हुआ लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, यहां पे आके करंट फिर मैक्सिमम, उसके बाद करते करते करंट फिर जीरो, फिर करंट इंक्रीज होना शुरू हुआ फिर मैक्सिमम। तो एसी करंट तो बार बार अपना मैग्नीट्यूड चेंज करवाता है, डायरेक्शन तो चेंज करवाता है, लेकिन एसी करंट अपना मैग्नीट्यूड भी बार बार वेरी करवाता है। तो जब करंट का मैग्नीट्यूड बार बार वेरी करेगा तो मुझे बताएं क्या इस प्राइमरी में से पास होने वाले करंट का मैग्नीट्यूड वेरी नहीं कर रहा, क्योंकि एसी करंट है। तो जब मैग्नीट्यूड वेरी करेगा प्राइमरी में तो प्राइमरी के अक्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उस करंट की वजह से, वो मैग्नेटिक फ्लक्स भी तो चेंज होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही उस मैग्नेटिक फ्लक्स में वेरिएशन आएगी, सेकेंडरी उसी के तो मैग्नेटिक फ्लक्स में पड़ा हुआ है, तो सेकेंडरी के अक्रॉस भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा, जिसके नतीजे में सेकेंडरी में करंट प्रोड्यूस होगा और वही करंट एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो कर रहा है। आगे समझ बात की? तो अब ये बात पक्की याद रखनी है कि ट्रांसफार्मर किस करंट के लिए, एसी करंट के लिए, डीसी में से फ्लो नहीं करता, ठीक है ना। तो इसलिए मैं यहां पे लिख देता हूं म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमेना होगा तो जाहिर सी बात है एसी के लिए ही होगा।
it operates on AC. मतलब इसका क्या मतलब, इसका ये कि DC does not flow through transformer. DC, क्योंकि DC का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है, तो जब DC का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा यहाँ पे, जब यहाँ पे DC का मैग्नीट्यूड ही कांस्टेंट रहेगा, जब DC के मैग्नीट्यूड में वेरिएशन ही नहीं आएगी, तो इसका मतलब है फ्लक्स में भी वेरिएशन नहीं आएगी, और जब फ्लक्स में वेरिएशन नहीं आएगी, इसके अक्रॉस फ्लक्स चेंज नहीं करेगा, तो इसमें करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, लिहाजा आउटपुट सर्किट में हमें कोई करंट नहीं मिलेगा. दैट्स व्हाई DC डज नॉट फ्लो थ्रू ट्रांसफॉर्मर. ठीक है, ये मेरा ख्याल है मीटिंग का टाइम खत्म होने वाला, मैं दोबारा सेंड कर रहा हूं आपको. DC डज नॉट फ्लो थ्रू ट्रांसफॉर्मर, ये लिंक आया, बस ज्वाइन करें.